Guys, let's start with fascism. Rise of fascism. ये सेकंड काज था वर्ल्ड वॉर 2 का. फैशिज्म का नाम जब आता है तो ये शुरू हुई थी किससे? इटली से. व्हाट इज एक्चुअली फैशिज्म? वो तो बाद में डिस्क्राइब करके हु वाज द फाउंडर, पहले इसके फाउंडर को करते हैं. फाउंडर वाज बेनिटो मुसोलिनी. बेनिटो मुसोलिनी जो था वो था फाउंडर. किस चीज का फाउंडर था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ फैशिज्म. फैशिज्म की फ्री फेस क्या है? व्हाट इज द फ्री फेस? हमने पिछले क्लासों में नाजिज्म पढ़ा था ना. तो फैशिज्म preface was the same as a Nazism. जिस तरह एक्सट्रीम रेडिकल नेशनल जर्मन नेशनलिज्म था, तो वहां पर इटली में एक्सट्रीम इटालियन यानी नेशनल इटालियन नेशनलिज्म. अंडरस्टैंड? यही है. लेकिन फैशिज्म और नेशनलिज्म में कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी में थोड़ा सा फर्क है. पॉलिटिकल रूल्स, पॉलिटिकल फिलॉसफीज में अगर इसको आप पॉलिटिकल फिलॉसफी के लेवल्स पर लेते हैं फिर इसमें थोड़ा फर्क है. अदरवाइज बोथ आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म. ठीक है. इस क्लास में पहले बेनिटो मुसोलिनी की बायोग्राफी को पढ़ते, फिर बाद में फैशिज्म में उसने क्या किया था और क्या था. ठीक है. तो Mussolini was born on 29 July 1883 and Dovia यार नाम क्या? Dovia di Predipio ये Dovia di Predipio जो था, it was a small town. ये एक स्मॉल टाउन था. कहाँ पर? इटली में, फ्लोरन प्रोविंस में. ओके, इटली में. जस्ट राइट इट हियर, इटली. ठीक है. हिज फादर वॉज, बड़े बड़े नाम हैं. हिज फादर वॉज अल्सेंड्रो मुसोलिनी. अल्सेंड्रो Alessandro मुसोलिनी. ठीक है. अलेसेंड्रो मुसोलिनी उसका बाप का नाम था. ठीक है. मदर वॉज रूसा मुसोलिनी. ये था फादर और ये थी मदर. ठीक है. मदर ऑफ बेनिटो मुसोलिनी. मुसोलिनी के चाइल्डहुड को याद रखें. उसकी चाइल्डहुड में क्या था, किस तरह था? एक तरफ अगर आप बाद में कंपेयर करेंगे कि मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप और फैशिज्म और नाजिज्म में और हिटलर में के दरमियान में क्या फ़र्क था, वो तो बाद में करेंगे. उनकी डिक्टेटरशिप, उनकी लीडरशिप में चाइल्डहुड अगर आप देख लें, मुसोलिनी ही वॉज अ डिसओबीडिएंट चाइल्ड. वो एक डिसओबीडिएंट बच्चा था. ही वॉज इल बिहेवियर्ड. उसकी जो बिहेवियर था वो भी बहुत बुरा था. ही वॉज इल बिहेवियर्ड. ठीक है. बट he
was good at school subject. लेकिन वो स्कूल सब्जेक्ट में क्या था गाइस? वो स्कूल सब्जेक्ट में क्या था? गुड. लेकिन हिटलर तो स्कूल सब्जेक्ट में क्या था? 0 था. ठीक है. नाउ मुसोलिनी स्कूल्स की ड्रॉप आउट की वजह क्या थी? ही स्टैब्ड विद अ पेन नाइफ अ स्टूडेंट. उसके साथ एक पेन का नाइफ था, एक कलम से चाकू बनाया था और वो कलम की तरह था. तो उसने एक स्टूडेंट को भी मारा था. तो उस स्कूल से दूसरा को, फिर दूसरे स्कूल में उसने झगड़ा किया था. तो देन लेटर ऑन एक्चुअली ही डिड. बट व्हेन ही गॉट हिज डिग्री, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकेम अ टीचर. ये था स्कूल टीचर. दूसरा, ही वॉज अ जर्नलिस्ट. वो क्या था? एक जर्नलिस्ट था. ही बिकेम अ टीचर एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट. ठीक है. एंड ही वॉज द लीडर ऑफ नेशनल fascist पार्टी ऑफ इटली. वो इटली के नेशनल फैसिस्ट पार्टी का लीडर था, सरबराह था. ठीक है. उसकी हुकूमत बेनिटो मुसोलिनी की हुकूमत शुरू हुई थी 1922 से लेकर 1945 तक. इस पॉइंट को याद रखें. 1922 से लेकर 1945 तक. Do you understand, guys? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर ले उसके बारे में. नो क्वेश्चन? इतने लंबे लंबे क्लासेस है, इसमें आप किस तरह क्वेश्चन करेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी होमवर्क भी दे रहा हूं, मैंने तैयार किए. टीचर्स, ओ इट विल अगेन फॉल. ओके. ओके. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? उसकी हुकूमत 1945 में ही ख़त्म हो गई. लेकिन असल में वो हुकूमत से 2 साल पहले निकाला गया था, 1943. उसको पार्ट करो, वो बाद में भी आ रहा है, उसको करेंगे. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. ही वॉज अ सोशलिस्ट, अ पॉलिटिशियन, है ना, जर्नलिस्ट एंड एज वेल एज अ स्कूल टीचर. वो एक पॉलिटिशियन भी था. ठीक है. ही वॉज अ पॉलिटिशियन भी था, स्कूल टीचर भी था एंड जर्नलिस्ट भी था और सोशलिस्ट भी था. ठीक है. बेनिटो मुसोलिनी जो था, जो इटली का फैसिज्म का लीडर था, वो पहले क्या था? स्कूल टीचर भी था, एक सही पॉलिटिशियन भी था और जर्नलिस्ट भी था और सोशलिस्ट भी था. Do you understand? Okay, here is the interesting thing about him. उसने क्या की? What he did and how did he rise? यहां तक वो तो किस तरह हुकूमत में आ गया उसको करते हैं. ठीक है. लेकिन उससे पहले इटली के कुछ हालात पर नजर रखते हैं.
जिस तरह जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी या नहीं आई थी, इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस इटली में आई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस हैट इटली वर्ल्ड वॉर वन के बाद। अभी आप सोचेंगे कि सर ये जो इटली था, जो इटली थी, ये तो पहले एलाइड पावर के साथ था ना, एलाइड ही पावर के साथ था और उसके साथ जंग जीता, तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई? इसकी वजह रिमेंबर वर्ल्ड वॉर वन में सबसे पहले इटली किसके साथ था? सेंट्रल पावर के साथ था, वो जर्मनी के साथ था। बिफोर या एट द स्टार्ट इटली, अभी बेनिटो मुसोलिनी को बाद में आएंगे, कुछ इटली की बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं उस वक्त से। एट द स्टार्ट ऑफ इटली, Italy was on the side of CP सेंट्रल पावर्स। कौन सा? जर्मनी के साइड था। ये इटली जर्मनी को चली गई और जर्मनी को कहा कि अगर मैं आपके तरफ जो है लड़ूंगा तो मुझे क्या दोगे? तो कैसर ने एक थप्पड़ दे दिया कि भाई ये दूंगा ना, आप तो लड़ेंगे हमारे साथ। कैसर तो खुद को कुछ कहता था जर्मनी उस वक्त भी, वर्ल्ड वॉर वन से पहले तो जर्मनी वॉज द मोस्ट पावरफुल। यार तुम मेरे साथ लड़ो, ये आपके लिए काफी है, क्यों कुछ चीज चाहिए आपको? तो ये उसने कहा कि यार इसमें तो मेरा फायदा नहीं है। तो लिहाजा नाउ इटली किसके पास चली गई? रशिया के पास। रशिया किसके साथ पे था? एलाइड पावर के साथ। वो रशिया को चली गई, रशिया से कह दिया व्हाट विल यू गिव मी इफ आई फाइट beside you? What will you give me? तुम हमें क्या दोगे अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूं? उसने कहा भाई मैं आपको इतने टेरिटरीज दूंगा, वो लूंगा, जर्मनी को इस तरह करूंगा, ऑस्ट्रिया हंगरी को इस तरह करूंगा और आपको इतनी चीजें दूंगा कि आप हमेशा के लिए याद रखोगे। अभी इटली को अब ने कहा कि भाई मैं तो तैयार हूं जंग के लिए। Do you understand what I'm saying? So the Italian leader actually fought. So Italy fought on the side of रशिया, यानी एलाइड पावर की तरफ वो चली गई और उसने हमले शुरू किए किस पर? जर्मनी पर, ऑस्ट्रिया हंगरी पर और साथ में ओटोमन एम्पायर पर। ठीक है, किसने शुरू की? इटली ने शुरू की। इस रीजन को याद कर, किसके कहने पर किया था? रशिया के कहने पर। इस पॉइंट को याद रखें, रशिया के कहने पर उसने क्या किया? ओके, जर्मनी के खिलाफ। जब एलाइड पावर ने जंग जीता, वर्ल्ड वॉर वन जीता, तो अभी इटली खुश हो गई, तो मुझे तो चीजें मिलने वाले हैं। अभी तो मुझे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, टेरिटरी भी मिलेगी और सब चीजें मिलेंगे। कुछ चीजें दिए थे भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, अगर आपको याद है। ठीक है, हमने किया था वहां पर। ठीक है, लेकिन जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो गई, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो TOT हो गई, TOV, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई। Italy was not given what she was offered। उसको जो ऑफर दिया गया था वो नहीं दी गई। इसकी वजह, अभी वोटेरो ऑरलैंडो तो पीस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर, मतलब वो उन्होंने इत्तेफाक किया वो आर्गुमेंट्स पर, वो पॉइंट्स पर, तो वोटेरो ऑरलैंडो ही मीटिंग में उठ गया कि भाई आप लोगों ने मुझे क्या दिया। उसको कहता गेट आउट,
फ्रांस और ब्रिटेन वाले कह रहे गेट आउट। उसने कहा क्यों गेट आउट? आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि मैं वो दूंगा। उसने कहा किसने वादा किया था? आप लोगों ने। उन्होंने कहा हमने नहीं वादा किया। किसने वादा किया? रशिया ने वादा किया। तो रशिया के पीछे चले जाओ ना, क्योंकि रशिया ने वादा किया था ना कुछ देने का। रशिया तो पहले जंग से मतलब वो जंग छोड़ गई थी। रशिया ऑलरेडी लेफ्ट। हमने कहा था ना पहले तो रशिया ने हार मारी लेनिन की वजह से। तो पहले से ब्रिटिश जो ब्रिटेन थे और फ्रांस थे वो तो नफरत करते थे अपनी एली से, रशिया से, क्योंकि वहां पर कम्युनिज्म था और ये थे कैपिटलिस्ट। तो रशिया को तो नहीं बुलाया गया क्योंकि वो नफरत करते थे। दूसरी वजह सिविल अनरेस्ट थी वहां पर। तो इटली को कहा कि जिसने कहा है आपको कि मैं वो दूंगा उसके पीछे जाओ। अभी इटली जो है वर्ल्ड वॉर 2 में मजबूरन किसके तरफ लड़ता है? जर्मनी के साथ लड़ता है। जर्मनी के तरफ से जो है वो लड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 में। वो बदला लेता है किसी ब्रिटेन से और इंग्लैंड से कि इतना बेइज्जती आप लोगों ने मुझे की कि जिसने आपको दिया था, जिसने आपको कहा कि मैं वो दूंगा, यानी आप लोगों ने मुझे लॉलीपॉप दिखाया और बाद में नहीं दिया कि मैं नहीं देता आपको। सही। सो अभी जब ओटेरो ऑरलैंडो खाली हाथ ट्रीटी ऑफ वर्सली से आ गया ओटेरो ऑरलैंडो, तो ओटेरो ऑरलैंडो की वजह से जब वो खाली आ गए तो इसी वजह से वो तो चाहते थे, अभी वो ओटेरो ऑरलैंडो ने प्रॉमिसेस किए थे कि अभी मैं ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को जा रहा हूं, वो लाऊंगा, सोल्जर को ये दूंगा, ये दूंगा, ये देंगे। तो वो तो खाली हाथ आ गए। जब खाली हाथ आ गए तो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए। क्या बन गया? पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए। पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ आपकी क्या क्राइसिस आ गए? इकोनॉमिक क्राइसिस। इटली तो लड़ी थी, सोल्जर्स भी उनके मारे गए थे, लेकिन कुछ फायदा, कुछ चीजें नहीं दिए गए। हम कहते हैं कि इटली वॉज द ओनली विनर विच वॉज अ लूजर। इटली जो था वो विनर थी लेकिन लूजर थी, कुछ नहीं मिला उसको। लेकिन इस पॉइंट को याद रखें, इटली पहले फर्स्ट इटली वांटेड टू बी न्यूट्रल, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेशनलिज्म था ना वहां पर। सब यूरोप में नेशनलिज्म, फ्रेंच कहते थे फ्रेंच नेशनलिज्म को, अगर आप देख ले जर्मन नेशनलिज्म को, ऑस्ट्रिया हंगरी नेशनलिज्म को, कि वी आर द बेस्ट एंड वी विल फाइट। तो इसी तरह ये जो इटली थी नेशनलिज्म की वजह से किसके पीछे चली गई थी? लड़ाई में। दूसरी आईआर के एक्सपर्ट क्या कहते हैं? इट वॉज, व्हाई डिड इटली वेंट टू द वॉर? इट वॉज ड्यू टू nationalism of Italy, but the main reason was Benito Mussolini जो है एक जर्नलिस्ट था, स्कूल टीचर था, ये मोटिवेट कर रहा था, एक इफेक्टिव, एक बाअसर शख्स था उस वक्त, मोटिवेट कर रहा था गवर्नमेंट को कि भाई चले जाओ, आपके लिए फायदा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आप लड़ोगे, आपके को टेरिटरी दी जाएगी। अभी बेनेटो क्या चाहता था कि भाई यहां पर अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए, तो किसकी पार्टी आगे आ जाएगी? बेनेटो मुसोलिनी की पार्टी आ जाएगी, और ये मेरे लिए क्या होगा? सो बेनेटो मुसोलिनी प्रोवोक्ड द इटली टू गो टू द वॉर। अभी बेनेटो मुसोलिनी की मतलब तो हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं ना, बेनेटो मुसोलिनी तो बाद में उसकी हुकूमत आती है ना, ठीक है। सो बेनेटो मुसोलिनी मोटिवेटेड Italy to move into the war. एक था नेशनलिज्म ऑफ इटली, लोग चाहते थे कि वार को जाए, वार इज ग्लोरी, वार इज एवरीथिंग, वार इज ग्रेटनेस, वार इज पीस, वार इज अ वे टू डेवलप, वो यही चाहते थे।
दूसरी क्या था, Benito Mussolini was motivated because Benito Mussolini wanted to have a chance of coming into politics. Do you understand? So this was that Benito Mussolini motivated the Italy for going into the war. But when Italy went on the side of success, on the side of AP, एलाइड पावर की तरफ चली गई थी या नहीं, एलाइड पावर की तरफ लड़ी थी, यानी इटली एलाइड पावर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में पहले जंग अजीम में उसने हिस्सा ली थी इटली ने. इट वॉज अ सक्सेस, ये उसके लिए क्या थी, कामयाबी थी, क्योंकि एलाइड पावर तो जीत गए. इट वॉज अ सक्सेस फॉर हिम. दिस डिसीजन वॉज ग्रेट फॉर इटली. बट व्हाट हैपन, failed to achieve failed to achieve has her objectives. मुल्क के लिए हर आता है, हर objectives. वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट ना कर सका क्योंकि रशिया के साथ उन्होंने प्रॉमिस की थी, रशिया ने उसके साथ प्रॉमिस की थी, और रशिया तो पहले से जंग से लड़े, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको किक आउट किया कि जाओ, जरूरत नहीं है. तो इसी वजह से अभी आ गई आपके मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस. और जब पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, वहां पर कौन सी क्राइसिस आती है, सोशल क्राइसिस. जब सोशल क्राइसिस आते हैं तो लोग तंग आ जाते हैं, जो लोग तंग आ जाते हैं, तो इसी दौरान जो इफेक्टिव पॉलिटिशियंस है वो अपने चांस को लेते हैं गवर्नमेंट का. डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक्चुअली what happened, there came a political instability. Political instability आ गई, stability आ गई, political instability. अभी वोटेरो ओरलैंडो की हुकूमत ही लोगों ने खत्म की कि हमें नहीं चाहिए आपकी हुकूमत, आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए, जंग को चले गए और कुछ फायदा नहीं हुआ. So there came political instability. तो जब political instability आ गई, so there was again re-election. There was again election in 1922. जब 1922 में इलेक्शन हो गया तो कौन बासर थे, बेनिटो मुसोलिनी बासर थे. So Benito Mussolini came in power. Benito Mussolini came in power. आपकी बेनिटो मुसोलिनी जो है वो क्या हो गई, वो पावर में आ गई और मुल्क को कंट्रोल किया. अभी वो वादे भी कर रहा था कि मैं इटली के लिए वो करूंगा, ये करूंगा, जिस तरह पीछे से कौन कर रहा था, हिटलर. दोनों ही दोस्त थे. बेनिटो मुसोलिनी हिटलर को कॉपी कर रहा था. ही वॉज कॉपिंग हिटलर. यहां तक काफी आगे जाऊं, इनफ. ओके, हिटलर. अभी इसको याद रखिए कि बेनिटो मुसोलिनी जो है वो आ गया किस चीज में, पावर में. इसको बस याद कर लेकर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा. दैट्स ऑल. सी यू नेक्स्ट टाइम.